अपनी बातें सब सुन रहे होंगे वहां। अब ठीक है, चले शुरू करें। चले कितने आ गए? चले ठीक। तो स्टूडेंट्स, कल हम बात कर रहे थे टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। आपको याद है हमने मटेरियल को 3 कैटेगरी में बांट दिया था, फेरो, पेरा और डाया। एक टेबल बना के हम उनको कंपेयर कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। उसी टेबल को थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे। 3-4 पॉइंट में ऑलरेडी बोल चुका हूं आप लोगों को। अगला पॉइंट उसी टेबल में स्टडी करने जा रहे हैं। इस तरह का टेबल बना हुआ था हमारा प्रॉपर्टी। एक तो था फेरो, एक था पेरा और एक था डाया। ये मामला चल रहा था अपना। ओके आई थिंक 4 प्रॉपर्टी में ऑलरेडी बोल चुका हूँ। लास्ट में जाते जाते जो मैंने बनाया था, मैंने आई और एच में ग्राफ बनाया था। तो उसमें आपने देखा था कि आई और एच के ग्राफ का जो स्लोप था वो फेरो में हर जगह अलग अलग था, यानी कि काई एच पर डिपेंड कर रहा था। जबकि पेरा और डाया में आई और एच के ग्राफ का जो स्लोप था वो स्ट्रेट लाइन के हिसाब से वो कांस्टेंट था, यानी वो एच पर डिपेंड नहीं कर रहा था। ये मैं बोल चुका हूँ लास्ट क्लास में। चलिए इसी चीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं 4 प्रॉपर्टी हो चुका है, 5 काई वर्सेस टेम्परेचर। काई और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, और टेम्परेचर भी कौन सा है, ये केल्विन वाला। ध्यान दीजिए, फेरो के अंदर जो रिलेशन दिया गया दैट इज कॉल्ड क्यूरी विज लॉ, और ये जो फॉर्मूला है दैट इज काई प्रोपोर्शनल टू 1/T-TC। ये रिलेशन दिया गया। मेक श्योर ये रिलेशन केवल किसके बारे में है, केवल और केवल फेरो के बारे में है। इसमें टी क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और टीसी, टीसी को बोला जाता है क्यूरी टेम्परेचर। टीसी क्या होता है, अबोव टीसी, अबोव क्यूरी टेम्परेचर, फेरो बिहेव्स लाइक पेरा। यस, ध्यान रखें। बोले क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, क्यूरी टेम्परेचर इज डिफाइंड फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। और क्यूरी टेम्परेचर के बाद जो फेरो मटेरियल है वो कैसा बिहेव करने लगता है, पेरा का बिहेव करने लगता है। ये क्यूरी विज लॉ है एंड इट इज फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ओनली। अगर हमसे कहा जाए कि इसका ग्राफ बनाइए, तो अगर हमें कहा जाए ग्राफ बनाना है तो बिल्कुल बना सकते हैं, काई और टेम्परेचर का ग्राफ। बुक्स में जो ग्राफ मेंशन है वो कुछ इस तरह से है। ये था काई और टेम्परेचर में रिलेशन फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। आइए पैरा के बारे में बात करते हैं। पैरा के लिए जो नियम है दैट इज सिंपली क्यूरी लॉ। चेक द डिफरेंस, हियर इट इज क्यूरी विज लॉ, और यहां पर केवल क्या है, क्यूरी लॉ है। इसमें जो नियम बताया दैट इज काई प्रोपोर्शनल टू 1/T, यानी कि पैरा मटेरियल की जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये रिलेशन हमारे पास है। ओबियसली अगर ये रिलेशन है तो हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। कैसा ग्राफ हो जाएगा, काई और टी में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा, ये इसका ग्राफ हो जाएगा। ये जो फॉर्मूला है इसके ऊपर हमें न्यूमेरिकल्स रहेंगे। न्यूमेरिकल्स में क्या होगा, यहाँ से क्या बन रहा है, काई 1/काई 2 बराबर T2/T1। ये बन रहा है, 4 पैरामीटर है, काई 1 काई 2 T1 T2। 4 में से कोई 3 डेटा आपको दे दी जाएंगे और चौथा आपसे पूछा जाएगा, तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल रहेगा। न्यूमेरिकल में आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। मेक श्योर जो 2 टेम्परेचर हम आपको देंगे अक्सर वो सेल्सियस में देंगे, बट दिस लो इज इन केल्विन ओनली। अगर मैं 27 डिग्री सेल्सियस बोल भी रहा हूं तो आप उसको क्या समझ लीजिए, उसको आप यहाँ पर 300 केल्विन यूज करना पड़ेगा। कुल मिला के मेक श्योर टेम्परेचर कौन सा वाला है, ये केल्विन वाला है ये था किसके बारे में, पैरा के बारे में। अगर डाया की बात करते हैं, डाया का जो काई है वो टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं करता है। अगर डाया का काई टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं करेगा तो ऑब्वियसली उसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट ग्राफ तो हो जाएगा, लेकिन ध्यान दें अगर इसमें भी मैं बात करूं काई और टी का ग्राफ, हमसे पूछेंगे काई और टी का ग्राफ क्या होगा, ऑब्वियसली कांस्टेंट। मगर ये गलत है। गलत क्यों है समझिए इसको। इस ग्राफ से क्या पता लग रहा है कि काई जो है वो टेम्परेचर के साथ कांस्टेंट है, लेकिन काई पॉजिटिव है। आपको ध्यान होगा कल हम लोगों ने बात की थी कि जो डाया मटेरियल होते हैं उनका काई हमेशा नेगेटिव होता है, इसलिए गलत है। तो जो सही ग्राफ होगा वो इस तरह से रहेगा, काई और टेम्परेचर का ग्राफ फॉर डाया मटेरियल, वो सही ग्राफ ये वाला रहेगा। तो मेक श्योर चेक द डिफरेंस। ये बात सही कि काई जो है कांस्टेंट रहेगा, बट डाया मटेरियल का काई हमेशा नेगेटिव भी तो होता है ना। तो दोनों बातों को शो करने वाला ग्राफ कौन सा है, ये वाला। ये गलत है और ये सही रहेगा। ये था वेरियस मटेरियल का काई का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, उसको मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है गौर करें, ये जो रिलेशन है इनको लेकर के ग्राफ भी पूछ सकते हैं और इनको लेकर के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। जैसे कि अपने एग्जाम में एक बार तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, अबव क्यूरी टेम्परेचर, फिर 4 ऑप्शन थे, फेरो बिहेव्स लाइक डाया, डाया बिहेव्स लाइक पेरा, वगैरह वगैरह।
मेरा आंसर क्या रहेगा वहां पर? फेरो बिहेव्स लाइक पैरा। इसके अलावा इसके ऊपर न्यूमेरिकल आया हुआ है, 4 चीजें, काई 1 काई 2 T1 T2 में से 3 पैरामीटर देंगे, चौथा पूछेंगे, वो आप कर सकते हैं। अच्छा ध्यान दें, काई और टी में ग्राफ बनवाएंगे तो ये रेक्टेंगल हाइपरबोला आ जाएगा। कहीं कहीं क्वेश्चन बुक में इस तरह से भी है, काई और 1/t में ग्राफ बनाइए, काई और 1/t में तो ग्राफ कैसा हो जाएगा? क्या वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा? यस, काई और 1/t में, तो काई और 1/t तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो ध्यान दें, अगर काई और 1/t यहां पर है तो ग्राफ रेक्टेंगल हाइपरबोला नहीं होगा, फिर ग्राफ क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वहां पर टेम्परेचर लिया है कि 1 टेम्परेचर लिया है, अकॉर्डिंगली आपको काम करना है। ये था 5th पॉइंट। आवाज क्लियर नहीं है? ठीक है, अब क्या आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या? पहले भी क्लियर ही आ रही होगी ना, बच्चों को दिक्कत आ रही थी? चलिए ठीक है, चलिए ये हो गया 5th पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, इसी टेबल में आगे बढ़ते हैं। सिक्स पॉइंट इज स्टेट। स्टेट मतलब कि जो फेरो पैरा डाया होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं कि लिक्विड होते हैं कि गैस, किस फॉर्म में वो लोग होते हैं। मेक श्योर दुनिया में जितने भी फेरो मैग्नेटिक मटेरियल हैं वो केवल और केवल सॉलिड फॉर्म में है, ओनली सॉलिड। दुनिया में जितने भी पैरा मटेरियल है वो तीनों फॉर्म में अवेलेबल है, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैस के फॉर्म में भी है। और डाया में भी तीनों फॉर्मेट अवेलेबल है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यानी कि केवल फेरो मटेरियल केवल और केवल सॉलिड फॉर्म में है। जितने भी फेरो मटेरियल है उनमें से कोई भी ना तो लिक्विड फॉर्म में है ना ही कोई गैसियस फॉर्म में है, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड फॉर्म में है। ये था 6 पॉइंट। 7 पॉइंट, बिहेवियर इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जी हाँ, बिहेवियर इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या मतलब हुआ इस बात का? नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया? कहीं पे फील्ड कम है और कहीं पे फील्ड ज्यादा है, मतलब कहीं पे फील्ड वीक है और कहीं पे फील्ड स्ट्रांग है। तो अगर मैं इन मटेरियल को वहां रखूंगा तो इनका बिहेवियर क्या होगा? मुझे लगता है कल से लेकर आज तक अपन ने जितना भी डिस्कशन किया है, आई थिंक एक फील, एक इमेज आपके दिमाग में बन जानी चाहिए। क्या? कि फेरो जो है वो मैग्नेटिज्म को तगड़ा लाइक करते हैं, पेरा जो है मैग्नेटिज्म को हल्का सा लाइक करते हैं, और डाया मैग्नेटिज्म को लाइक करते हैं कि डिसलाइक करते हैं? डिसलाइक करते हैं। रफली आप याद कर लीजिए, D4 डाया एंड D4 डिसलाइक। तो आप समझिए, डाया मटेरियल मैग्नेटिज्म को या मैग्नेटिक फील्ड को डिसलाइक करते हैं, और पेरा मैग्नेटिक फील्ड को लाइक करते हैं हल्का सा, और फेरो मैग्नेटिक फील्ड को लाइक करते हैं हल्का की तगड़ा तगड़ा। तो सारा खेल लाइक और डिसलाइक का है। अब हम खुद ही तय कर सकते हैं कि क्या बिहेव होने वाला है। जरा सोचिए, जिसको अपन लाइक करते हैं उससे दूर भागते हैं कि उसकी तरफ भागते हैं? उसकी तरफ भागते हैं। और जिसको हम लोग डिसलाइक करते हैं, क्या उससे हम दूर भाग जाते हैं? यस, हो गया डिसीजन, यस। फेरो मटेरियल और पैरा मटेरियल दोनों मैग्नेटिक फील्ड को लाइक करते हैं, तो इनकी इच्छा क्या होगी? कहां बैठना चाहेंगे, वीक फील्ड के पास या स्ट्रॉन्ग फील्ड के पास? स्ट्रॉन्ग फील्ड के पास। तो अगर मैंने इन मटेरियल को वेरिएबल फील्ड यानी कि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा है, तो इनकी टेंडेंसी क्या रहेगी? ये दोनों ही वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड को लाइक करते हैं। तो दोनों ही क्या करने वाले हैं? वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ मूव करेंगे। अगर मैं डाया की बात करूं, इसका मतलब तो डिसलाइक का है, ये मैग्नेटिक फील्ड को पसंद नहीं करता है, तो ये कहां जाएगा? ये स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड की तरफ मूव करेगा। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस देखिए, फेरो और पैरा दोनों वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ ही जाएंगे, लेकिन फिर इनमें क्या फर्क है? इनमें फर्क यह है कि पैरा तो वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जाएगा धीरे धीरे, और फेरो वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ जाएगा धीरे धीरे या रैपिडली? रैपिडली, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड को लाइक नहीं करता है, तगड़ा लाइक करता है, तो ये तुरंत जाएगा, रैपिडली जाएगा। यानी मुझे कहना चाहिए कि मूव्स फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्ग फील्ड, वो भी कैसे? रैपिडली। इसमें क्या होगा? वीक टू स्ट्रॉन्ग फील्ड ही जाना है, बिल्कुल सही है। रैपिडली या स्लोली? स्लोली, इसमें जाएगा स्लोली स्लोली। और इसमें इसमें भी वीक टू, सॉरी इसमें जाना है
स्ट्रॉन्ग टू वीक फील्ड, ओबियसली रैपिडली या स्लोली स्लोली, स्लोली स्लोली जाना पड़ेगा। तो अगर आपको बेसिक नेचर पता है, सारा मामला किसका चल रहा है, लाइक और डिसलाइक का। जिसको लाइक करते हैं उसके पास जाते हैं और जिसको डिसलाइक करते हैं उससे दूर जाते हैं। इस फिनोमेना को यूज करके आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कौन कहां पर मूव करेगा। तो मेक श्योर जब भी आप इन मटेरियल को वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, फेरो वीक से स्ट्रॉन्ग जाएगा, पेरा भी वीक से स्ट्रॉन्ग जाएगा, लेकिन डाया स्ट्रॉन्ग से वीक फील्ड की तरफ जाएगा। ये इनका बिहेवियर था। इस तरह से मेरी टेबल कंप्लीट हो गई है। और अभी हमने जो सातवां ये पॉइंट लिखा है, जिसको मैंने बिहेवियर वाइज आपको समझा दिया, इसको लेकर के बच्चों डायग्राम वाले खूब सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो डायग्राम वाले क्वेश्चन कैसे मैनेज करने हैं जरा वो सिखाऊंगा। ये टेबल अपना कंप्लीट हो गया है। अब जरा डायग्राम वाले क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो लेते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए मुझे कहा जाए कि मुझे कहा जा रहा है कि नॉर्थ पोल साउथ पोल दो मैग्नेटिक पोल्स हैं। मुझे कहा जा रहा है नॉर्थ पोल साउथ पोल दो मैग्नेटिक पोल्स हैं। उनके बीच में कोई रोड को लटका दिया है। अगर वो रोड फेरो की है या पेरा की है या डाया की है तो उसका अलाइनमेंट या सेटलमेंट कैसे होगा। कॉमन सेंस लगाइए, अगर ये नॉर्थ पोल साउथ पोल है तो इनके पास में फील्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा, पोल्स के पास में फील्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो इसका मतलब फेरो और पेरा क्या करना चाहेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड के पास बैठना चाहेंगे। तो बोलिए उनका अलाइनमेंट कैसा होगा, क्या यूं पोल के पास बैठने जैसा होगा? यस। लेकिन अगर डाया होगा तो वो तो पोल्स के पास बैठना चाहेगा कि दूर बैठना चाहेगा? दूर बैठना चाहेगा तो वो यूं होने के बजाय क्या वो यूं हो जाएगा? यस। मैं डायग्राम से दिखाता हूं, ये देखिए। जैसे मानिए नॉर्थ पोल और ये हो गया अपना साउथ पोल। अगर मैंने इसके बीच में कोई रोड लटकाई है और अगर वो फेरो या पेरा की रोड है तो वो रोड इस तरह से सेटल हो जाएगी। इस तरह से क्यों सेटल हो जाएगी? क्योंकि फेरो और पेरा तो मैग्नेटिक फील्ड को लाइक करते हैं, तो उनकी इच्छा क्या होगी, पोल्स के पास। यानी ये फोटो किसका हो जाएगा, पेरा या फेरो, दोनों के बारे में ये डायग्राम रहेगा। लेकिन अगर मुझे कहा जाए कि रोड डाया की है तो उसका अलाइनमेंट कुछ इस तरह से होगा। उसका अलाइनमेंट कुछ इस तरह से होगा, थोड़ा सा विजुलाइज कर पा रहे होंगे आप लोग। ये पोल्स है ना, तो वो यूं बैठने की बजाय कैसा बैठा, यूं, क्योंकि उसको पोल के पास बैठेंगे, दूर बैठना दूर, इसलिए वो इस तरह से हो जाएगा। ये फोटो किसका हो जाएगा, डाया वाले रोड का हो जाएगा। और आप समझ ही गए होंगे, इसमें कुछ रटने की बात नहीं है। यहाँ मामला किसका चल रहा है, लाइक का, और यहाँ मामला किसका चल रहा है, डिसलाइक का। इस तरह से डायग्राम वाले क्वेश्चन रहेंगे। और आइए डायग्राम वाले और क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को कहा जा रहा है कि यूट्यूब है। यूट्यूब, यूट्यूब मतलब क्या, ये देखिए, ये कोई यू शेप का ट्यूब है। हमसे कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक लिक्विड भर दिया, इसमें कोई लिक्विड भर दिया, ठीक है। अगर आप देख रहे हैं कि लिक्विड भर दिया है, तो अगर कुछ भी नहीं करेंगे तो दोनों लेग्स के अंदर लिक्विड का लेवल क्या रहेगा, सेम रहेगा। कॉमन सेंस की बात है। अब मुझे कह रहा है कि यहाँ पर ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को यहाँ पे ला रहा है, और हमसे कहेगा कि इस लेग के पास नॉर्थ पोल साउथ पोल लाया। अगर हमसे कहेगा कि लिक्विड का लेवल ऊपर चढ़ गया या लिक्विड का लेवल और नीचे चला गया, तो बोलिए लिक्विड कौन से मटेरियल का है। तो और डिसाइड करते हैं। आइए, फर्स्ट, इफ लिक्विड लेवल बढ़ गया है, लिक्विड लेवल बढ़ गया, जरा सोचिए, पहले दोनों में लिक्विड लेवल सेम था। अगर यहाँ लिक्विड का लेवल बढ़ गया तो ये मामला क्या चल रहा है, डिसलाइक या लाइक वाला, लाइक वाला। और अगर ये मामला लाइक वाला चल रहा है तो ये मटेरियल, ये लिक्विड किसका होना चाहिए, फेरो या पेरा का, फेरो या पेरा का। लेकिन आपने पढ़ा है फेरो मटेरियल तो लिक्विड होते नहीं, वो तो सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, सॉलिड। तो बोलिए क्या आंसर किया जाना पड़ेगा, लिक्विड किसका रहेगा, पेरा मटेरियल का। इफ लिक्विड लेवल डिक्रीज होता है, यस, लिक्विड लेवल डिक्रीज होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, लिक्विड मैग्नेटिक फील्ड से दूर भाग रहा है। ये क्या चल रहा है, लाइक या डिसलाइक, डिसलाइक चल रहा है। और बॉस अगर ये डिसलाइक चल रहा है तो D4 डाया एंड D4 डिसलाइक। ये किसका मटेरियल रहे, किसका लिक्विड रहेगा, डाया का लिक्विड रहेगा। क्लियर है? तो इस तरह के डायग्राम वाले बहुत सारे इमेजिनरी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पकड़े, लाइक और डिसलाइक का सारा मामला है, उसके हिसाब से डिसीजन लेना है। और देखिए, मुझे बोल दिया कि सपोज इस तरह से ट्रे रख दिया और इसके ऊपर यहाँ नॉर्थ पोल और साउथ पोल दूर दूर रख दिए, ठीक है।
नॉर्थ पोल साउथ पोल दूर दूर है और उसके ऊपर एक ट्रे रख दिया, कांच का प्लेट रख दिया और इसमें पाउडर भर देगा। पाउडर भरने के बाद पाउडर का जो ढेर होगा उसको देखकर हमें पहचानना है कि पाउडर का ढेर किसका है, या मटेरियल बता देगा तो बोलेगा बताइए इनमें से अगर फेरो मटेरियल को भरेंगे तो बताइए ढेर कैसा रहेगा वगैरह। अब देखिए अगर मैं 3 ढेर आपके सामने बनाता हूं पहले, फिर आप समझ पाएंगे। आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर फील्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा होगा, पोल्स के पास फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड और यहाँ पर फील्ड कैसा है, कमजोर। पोल्स के पास में फील्ड स्ट्रॉन्ग है और यहाँ बीच में फील्ड कैसा है, कमजोर फील्ड है। ओके, तो ध्यान दीजिए अगर मान लीजिए मुझे कहा जाए कि बिहेवियर कैसा होगा, या इसको हम ऐसा कर सकते हैं, 2 तरह के डायग्राम बनेंगे इसमें, यहाँ पर फील्ड स्ट्रॉन्ग, या फिर ऐसा करते हैं पास में लेते हैं इनको, और अच्छा आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए नॉर्थ पोल साउथ पोल पास में है, नॉर्थ पोल साउथ पोल पास में है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पास में, ठीक है। तो आप समझ गए हैं, जहां नॉर्थ पोल साउथ पोल पास में रखे हैं तो यहाँ पे फील्ड में या सेंटर पे फील्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। सेंटर पे फील्ड कैसा होगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा और दूर में फील्ड कम होगा। तो अगर मैं ढेर दिखाता हूं तो पाउडर का जो ढेर होगा वो कुछ, एक ढेर ये है, एक ढेर ये है और एक ढेर ये है। यस, आई थिंक ढेर को देख करके हम जान लेंगे कौन सा ढेर किसका रहेगा। आप खुद देखिए यहाँ पर पाउडर क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड के पास है कि दूर भाग गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड से दूर भाग गया। ये मामला क्या चल रहा है, लाइक या डिसलाइक, डिसलाइक। तो फिर ये ढेर किसका होना चाहिए, डाया मटेरियल का। यहाँ पर भी पाउडर स्ट्रॉन्ग फील्ड के पास इकट्ठा हो गया है, यहाँ पर भी पाउडर स्ट्रॉन्ग फील्ड के पास इकट्ठा हो गया, लेकिन यहाँ पर आई थिंक इकट्ठा बहुत शार्पली हुआ है, यहाँ पर इकट्ठा बहुत शार्पली हुआ है, यहाँ पर इकट्ठा तो हुआ लेकिन बहुत शार्पली है, थोड़ा फैलाव है, थोड़ा फैलाव है। तो ये मामला तो शायद लाइक का है और ये वाला मामला लाइक की, तगड़ा लाइक का, तगड़ा लाइक का। इसका मतलब ये किसका ढेर है, ये पैरा मटेरियल का, और ये किसका ढेर हो जाएगा, फेरो मटेरियल का ढेर हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह के बहुत सारे इमेजिनरी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, इन सब में याद वाद करने का कुछ नहीं है, सिर्फ आपको नोटिस करना है कि मामला लाइक का चल रहा है कि डिसलाइक का चल रहा है। अकॉर्डिंगली आपको मटेरियल का डिसीजन लेना है जो बिहेवियर आपने पढ़ा है। तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन भी मैं खत्म करता हूं। हम लोगों ने कंपैरिजन करना था कि मटेरियल 3 टाइप के होते हैं, फेरो, पैरा, डाया, कंपैरिजन कर लिया। अब एक बात ये निकल के आती है कि दुनिया में जितने भी मटेरियल हैं किससे बने हुए हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, आखिर सब लोग एटम से बने हुए हैं। जो फेरो मटेरियल हैं चाहे जो डाया मटेरियल भी हो, सब आखिर किससे बने हुए हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से। फिर भी अंदर अंदर कुछ तो फर्क होता होगा कि कोई मटेरियल फेरो का बिहेव कर रहा है, कोई मटेरियल डाया का। तो हमें अंदर जाकर के देखना है, हमें इलेक्ट्रॉन लेवल पे जाके, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के लेवल पे जाके देखना है कि अंदर अंदर में ऐसा क्या फर्क है कि कोई मटेरियल फेरो बन गया, कोई मटेरियल पैरा बन गया और कोई मटेरियल डाया बन गया। कहने का मतलब इनका जो अलग अलग बिहेवियर आया है, जो मैग्नेटिक बिहेवियर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसको हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और वो हम करने जा रहे हैं क्योंकि वो भी हमारे सिलेबस में है। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक एक्सप्लेनेशन ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। चले शुरू करने जा रहे हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक एक्सप्लेनेशन ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर। इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बेस पे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। हम सब ने बचपन से पढ़ा हुआ है एटम के बारे में, और एटम में आप लोग पढ़ते हैं एटम, एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एटम, एटम में क्या होते हैं बेटे, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और हमने सुना है कि इलेक्ट्रॉन 2 तरह का मोशन करते हैं। 2 तरह का कौन सा मोशन करते हैं, एक तो स्पिन मोशन करते हैं और एक साथ साथ में ऑर्बिटल मोशन भी करते हैं। हम लोग पढ़ते हैं एटम, न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, आसपास इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन 2 तरह का मोशन कर रहे हैं, एक तो हो गया ऑर्बिटल मोशन और अपनी जगह पे क्या कर रहे हैं, स्पिन कर रहे हैं। तो यार हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल अगर मोशन में है तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। आपको ध्यान होगा हमारा एक पूरा सेपरेट टॉपिक था जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल और ऑब्वियसली वो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो भी क्या करेगा, मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। तो ध्यान दीजिए इलेक्ट्रॉन के स्पिन मोशन से भी मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है और इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन से भी
मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है, लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने जब पूरा कैलकुलेशन किया तो पाया कि इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट केवल किससे बनता है? स्पिन से। और ऑर्बिटल से मैग्नेटिक मोमेंट बन तो रहा है, लेकिन कैसा बन रहा है? नेग्लिजिबल एम बन रहा है। फिर सुन लीजिए, दोनों ही मोशन से मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है, लेकिन पूरा कैलकुलेशन करने पे हमें पता लगता है कि एम बनाने में इफेक्टिव रोल केवल किसका है? स्पिन का है। ऑर्बिटल से बनता तो लेकिन बिल्कुल नेग्लिजिबल सा, बिल्कुल नगण्य सा बनता है, वो मैंने यहाँ पे लिख के दिया, इस तरह का बुक्स में मेंशन है। अब इसी इंफॉर्मेशन के बेस पे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। कैसे? जरा समझिए। पहले अपने हिसाब से कुछ एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान दें। मान लीजिए मेरे पास कोई एटम है जिसमें 11 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन है। बच्चे, अगर उसमें 11 इलेक्ट्रॉन होंगे तो मैंने सुना है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दो दो के पेयर्स में होते हैं। सही बात है। 11 के 11 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे? ऑर्बिटल मोशन भी कर रहे होंगे और स्पिन मोशन भी कर रहे होंगे। हाँ, ऑर्बिटल मोशन कर रहे होंगे, उससे एम जो बनेगा वो कैसा है? लगभग जीरो है। ऑर्बिटल मोशन से एम लगभग जीरो है। स्पिन मोशन कर रहे होंगे, और या पहले 10 लेता हूं और सुने अच्छे से। मान लीजिए एटम में मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 के 10 और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन कर रहे हैं, उससे एम बन रहा है कि ऑलमोस्ट जीरो, ऑलमोस्ट जीरो। 10 के 10 इलेक्ट्रॉन स्पिन भी कर रहे हैं, और स्पिन से डेफिनेटली काम का यानी कि इफेक्टिव एम बन रहा है। लेकिन यार मैंने सुना है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दो दो के पेयर में होते हैं, दो दो के पेयर में होते हैं। और मैंने सुना है कि एक पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन करते हैं। तो ध्यान दीजिए क्या हो गया, एक पेयर में इसके और इसके दोनों मोशन से, दोनों के स्पिन से क्या बन रहा है? मैग्नेटिक मोमेंट बन रहा है। लेकिन इसका एम और इसका एम दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो रहेंगे कि कैंसिल हो जाएंगे? वो डेफिनेटली क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो मैं समझ गया कि 10 के 10 इलेक्ट्रॉन जो है उनके स्पिन से एम बन रहा था, लेकिन आई थिंक 10 के 10 ही इलेक्ट्रॉन ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। सारे सारे इलेक्ट्रॉन दो 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 के 5 पेयर हो गए, और एक पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे का असर खा जाएंगे। तो अल्टीमेटली अगर ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जैसा कि यहां हो रहा है, तो बोलिए इस एटम में ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो बोलिए इस एटम में एम मैग्नेटिक मोमेंट होगा कि जीरो रहेगा? जीरो रहेगा। फिर सुन लीजिए, ऑर्बिटल मोशन से कुछ खास मिल नहीं रहा है, स्पिन मोशन से मिलता है। लेकिन अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और एक पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे का एम खा जाएंगे। अल्टीमेटली इस एटम में एम बचा कि जीरो है, जीरो है, यानी इस एटम में मैग्नेटिक मोमेंट बिल्कुल भी नहीं है। जरा सोचिए, अगर मेरे पास जो एटम है, अगर उसमें 10 की बजाय 11 इलेक्ट्रॉन होते, तो 11 इलेक्ट्रॉन 10 तो आज भी पेयर्ड होते, लेकिन एक तो अनपेयर्ड होता ना। और एक भी अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता, एक भी अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता, तो बोलिए क्या उसके स्पिन की वजह से एटम का मैग्नेटिक मोमेंट जीरो की नॉन जीरो? नॉन जीरो। तो ये बेसिक मैंने अपनी जानकारी के हिसाब से इसलिए बताया है, एक मैसेज आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। दुनिया में जितने भी मटेरियल हैं जिनमें ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, उनके एटम में एम मैग्नेटिक मोमेंट नाम का कीड़ा बिल्कुल भी नहीं है। अगर उनके एटम में मैग्नेटिक मोमेंट बिल्कुल भी नहीं है, तो सोचो यार, जिसके पास बिल्कुल भी बेसिक नहीं है, क्या हम उसको डेवलप करके मैग्नेट बना पाएंगे? क्या नहीं बना पाएंगे। तो शायद आप समझ गए होंगे, सारे मटेरियल जिनमें ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो किस कैटेगरी में जाने वाले हैं? डाया मैग्नेटिक की कैटेगरी में जाने वाले हैं। क्लियर है? क्योंकि उनके अंदर मैग्नेटिज्म नाम का बेसिक है या बिल्कुल भी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, फर्जी मटेरियल है। तो ये सब किस में जाएगा? डाया मैग्नेटिक कैटेगरी में जाएगा। और हाँ, दुनिया के जिन मटेरियल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, चाहे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो बोलिए उनके एटम में एम जीरो की नॉन जीरो? नॉन जीरो, यानी उनके एटम के अंदर बेसिक मैग्नेटिक मोमेंट अवेलेबल है। तो बॉस, जिसके पास बेसिक अवेलेबल है, क्या उसको डेवलप किया जा सकता है? यस। जिसके पास बेसिक भी नहीं है उसको डेवलप नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिसके पास बेसिक है उसको डेवलप कर पाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले किस कैटेगरी में जाएंगे? पेरा और फेरो में। और ऑल पेयर्ड वाले किस में जाएंगे? डाया में जाएंगे। ये मैंने एक मोटा मोटा आपको हिसाब बताया। अब मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट सारी जानकारी दे रहा हूं। आइए इसी के बिहाफ पे सारा एक्सप्लेनेशन देंगे। सबसे पहले एक्सप्लेन करने जा रहा हूं डायामैग्नेटिज्म। डायामैग्नेटिज्म, आइए डायामैग्नेटिज्म के बारे में। यस, पॉइंट बाय पॉइंट लिखूंगा। सबसे पहली बात, यस, कौन से मटेरियल होने चाहिए? अनपेड इलेक्ट्रॉन या ऑल पेड इलेक्ट्रॉन? ऑल पेड इलेक्ट्रॉन। मटेरियल हैविंग ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मटेरियल्स हैविंग ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वो होने चाहिए। और अगर ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो बताइए इनके एटम का मैग्नेटिक मोमेंट कैसा होगा? जीरो की नॉन जीरो? जीरो होगा। सही बात है ना, ऑल पेयर्ड तो जीरो ही होगा। और ऑब्वियसली बिल्कुल फर्जी टाइप मटेरियल हो गया। ध्यान दें,
अगर मुझे पूछा जाता है कि डायमैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन कैसे करते हो, तो इसको याद रखें, एक्सप्लेन बाय, इट इज एक्सप्लेन्ड बाय ऑर्बिटल मोशन। मेक श्योर इट इज एक्सप्लेन्ड बाय ऑर्बिटल मोशन। ये एक्सप्लेनेशन का क्या मतलब है? ये मैं मानता हूं कि डायमैग्नेटिक मटेरियल के एटम में मैग्नेटिक मोमेंट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपको याद है डायमैग्नेटिक को भी जो हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटाइज करने की कोशिश करते हैं, तो उसके अंदर क्या हल्का सा अपोजिट इंडक्शन हो जाता है। तो फिर सवाल ये बनता है कि जब आप कह रहे हो इसके अंदर एम बिल्कुल भी नहीं है, तो इसमें इंडक्शन के दौरान हल्का सा अपोजिट इंडक्शन क्यों हो जाता है? इसको हम एक्सप्लेन करते हैं किससे? ऑर्बिटल मोशन से। कैसे एक्सप्लेन करते हैं हल्का सा सुन लीजिए, वो सब आपको याद वाद नहीं रखना है, हल्का सा सुन लीजिए। एटम, जैसे मान लीजिए एटम हो गया, इसके आसपास इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ऑर्बिटल मोशन कर रहा है। जैसा कि बात हो चुकी है, डाया के एटम में स्पिन की वजह से तो एम है ही नहीं। इसके किससे एक्सप्लेन कर रहा हूं? ऑर्बिटल से। किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं सुनिए। इसमें इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन कर रहे हैं तो क्या बन रहा होगा? करंट बन रहा होगा, ठीक है, एक कांस्टेंट करंट चल रहा है, अच्छी बात है। अब जब मैं इसके ऊपर फील्ड अप्लाई करूंगा, मैं इसके ऊपर मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करूंगा, तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करने से क्या होगा? इस चार्ज पर टॉर्क अप्लाई होगा। टॉर्क अप्लाई होगा तो ये चार्ज तेजी से चलेगा। अगर ये चार्ज पहले की तुलना में फास्ट मूव करेगा तो करंट पहले से ज्यादा बनेगी। करंट बॉस पहले से ज्यादा बन गई, तो पहले जो करंट थी वो तो थी, अब मैंने जब मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाया तो करंट पहले से ज्यादा बन गई। क्या बोल दो? इंड्यूस करंट आ गई है। और इंड्यूस करंट आ गई है तो आपने पढ़ा होगा ईएमआई में लेंज लो। ईएमआई में लेंज लो, उसने क्या बताया है कि जब भी जहां भी इंड्यूस करंट आता है वो उसको प्रोड्यूस करने वाले कारण का अपोज करता है। इसमें इंड्यूस करंट क्यों आया? अपने आप या मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाने से? मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाने से इंड्यूस करंट आया और वो अप्लाइड मैग्नेटाइजिंग फील्ड का अपोज करेगा। इसका मतलब क्या हो गया? क्या वो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिज्म डेवलप करेगा? यस। इस तरह से हम एक्सप्लेन करते हैं कि डाया में जब हम लोग फील्ड अप्लाई करते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करते हैं, तो ऑर्बिटल मोशन के थ्रू हम एक्सप्लेन करते हैं कि उसमें इस तरह से हल्का सा अपोजिट इंडक्शन हो जाता है यूजिंग लेंज लॉ इन ईएमआई। क्लियर है? तो आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप इसको थियोरेटिकल क्वेश्चन की तरह याद कर सकते हैं। इट इज एक्सप्लेन्ड बाय ऑर्बिटल मोशन। ये था बच्चे डायमैग्नेटिज्म के बारे में। दूसरा, पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म पैरामैग्नेटिज्म, ये क्या हो गया? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल पैरामैग्नेटिज्म तो याद है ना आपको, हल्का सा मैग्नेट बन जाता है। अब बन जाता है तो ऑब्वियस कौन सा मटेरियल होना चाहिए? फर्जी मटेरियल या काम का मटेरियल? काम का मटेरियल। क्या इसके पास बेसिक होना चाहिए? यस। और अगर इसके पास बेसिक होना है तो बताइए कौन से मटेरियल होंगे? यस, ऑल पेड इलेक्ट्रॉन या अनपेड इलेक्ट्रॉन वाले मटेरियल हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। डेफिनेटली कौन से मटेरियल होंगे? जिनके अंदर कोई ना कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है। और अगर इनके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो बताइए इनके एटम में एम जीरो की नॉन जीरो? नॉन जीरो। इनका एटॉमिक डेवलपमेंट कैसा होगा? नॉन जीरो होगा, क्योंकि इनके अंदर क्या है? अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब जरा सोचिए अगर आप कह रहे हैं कि इनके एटम के अंदर एम है, अच्छा एक बात है, इनके एटम के अंदर एम है, एक ये भी बनता है कि पैरामैग्नेटिज्म को किससे एक्सप्लेन करते हैं? एक्सप्लेन्ड बाय स्पिन मोशन। Check the difference. That was explained by orbital motion. Paramagnetism is explained by spin motion. कैसे एक्सप्लेन करते जरा सुनिए। जैसे मानिए ये कोई पैरामैग्नेटिक मटेरियल की रोड है, ये कोई पैरामैग्नेटिक की रोड है। मान लेते हैं इसमें 100 एटम्स हैं। एटम्स तो बहुत ज्यादा होते हैं, मान लेते हैं 100 एटम्स हैं, और आप कह रहे हैं इसके एटम में एम है। इसके एटम में एम है, और अगर एम है तो एम तो मैंने सुना है कि मैग्नेट में होता था, तो अगर आपके एटम में ही एम है तो मुझे लगता है आपका एटम एटम नहीं है, आपका एटम एक छोटा सा मैग्नेट है। तो अगर इस रोड में 100 छोटे छोटे एटम है, तो वो 100 एटम नहीं है, बल्कि वो क्या है? 100 छोटे छोटे मैग्नेट है। और 100 छोटे छोटे मैग्नेट इसके अंदर हैं, तो इसको मैग्नेट होना चाहिए था। लेकिन पहले ये मैग्नेट नहीं होता है, और मैग्नेट बनाने के लिए मैग्नेटाइजेशन करना पड़ता है। तो सवाल बनता है कि पहले मैग्नेट क्यों नहीं था और बाद में मैग्नेट क्यों हो गया? तो उसका जवाब क्या है कि इसके एटम के अंदर जो डाइपोल हैं शुरुआत में वो सब क्या है? रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, रेंडमली ओरिएंटेड है। हर एटम अपने आप में छोटा मैग्नेट है, लेकिन सारे मैग्नेट, सारे डाइपोल कैसे हैं? डायरेक्शनल या रैंडम है? रैंडम है। इसीलिए एम कितना है? जीरो। पूरी रोड का एम, पूरी रोड का मैग्नेटिक मोमेंट कितना है? जीरो। यानी कि अभी ये मैग्नेट है कि नहीं है? ये अभी मैग्नेट नहीं है। आपको याद है इसको मैग्नेट बनाने के लिए क्या मेरे को एच लगाना पड़ता था? याद है ना, मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाते थे हम।
इसको मैग्नेट बनाने के लिए आपको याद होगा मैं फील्ड लगाता था, और जब मैं इसमें फील्ड लगाऊंगा तो आपको पता है फील्ड क्या करता है, डायपोल को क्या अलाइन कर देता है। याद है आपको, कोई भी डायपोल को हम फील्ड में रखते हैं तो फील्ड डायपोल को क्या करता है, अलाइन कर देता है। तो अभी तो डायपोल बिखरे पड़े थे, जैसे मैंने मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाया, डायपोल डायपोल क्या फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे? यस, डायपोल फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, और हो जाएंगे तो अब बताइए एम नेट विल बी जीरो की नॉन जीरो? नॉन जीरो। मेक श्योर दिस इज सीन बिफोर मैग्नेटाइजेशन। बिफोर मैग्नेटाइजेशन ये मैग्नेट नहीं था, एम बराबर जीरो। आफ्टर मैग्नेटाइजेशन अलाइनमेंट इसके अंदर क्या आ गया है, एम डेवलप हो गया है, एम इज नॉन जीरो, अब ये मैग्नेट बन गया है। तो इस तरह से हम पैरामैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करते हैं। मैंने पैरामैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए भी क्या बोला कि इसके हर एटम में मैग्नेटिक मोमेंट होता है। और ये किस थ्योरी के बिहाफ पे बोला, ऑर्बिटल मोशन या स्पिन मोशन? स्पिन मोशन। इसीलिए एक स्टेटमेंट दिया जाता है, पैरामैग्नेटिज्म इज एक्सप्लेन्ड बाय स्पिन मोशन, और ये उसकी थ्योरी हो जाएगी। बिफोर मैग्नेटाइजेशन ये सीन है, और आफ्टर मैग्नेटाइजेशन ये सीन रहेगा। क्लियर? ये था पैरामैग्नेटिज्म के बारे में। अब बात करते हैं फेरोमैग्नेटिज्म। थर्ड, फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म, सबसे पहली बात तो मटेरियल हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सही बात है। और अगर इसके एटम के अंदर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो बोलिए इसके एटम का एटॉमिक डेवलपमेंट विल बी जीरो की नॉन जीरो? नॉन जीरो, बिल्कुल सही बात है। इसके भी हर एटम के अंदर क्या है, मैग्नेट मौजूद है। इसका भी हर एटम कैसा बिहेव कर रहा है, मैग्नेट का बिहेव कर रहा है, ऐसा हम लोग समझ रहे हैं। इट इज एक्सप्लेन्ड बाय डोमेन फॉर्मेशन। डोमेन फॉर्मेशन एक टर्म है, डोमेन फॉर्मेशन क्या होता है अभी मैं समझा रहा हूं आपको। डोमेन फॉर्मेशन, यस, ध्यान दीजिए, फर्क समझिए। डायमैग्नेटिज्म इज एक्सप्लेन्ड बाय ऑर्बिटल मोशन, पैरामैग्नेटिज्म इज एक्सप्लेन्ड बाय स्पिन मोशन, एंड फेरोमैग्नेटिज्म इज एक्सप्लेन्ड बाय डोमेन फॉर्मेशन। क्या डोमेन फॉर्मेशन का क्या मतलब है, सुने। जैसे मान लीजिए कोई फेरो की रोड है ये, और मान लेते हैं इसके अंदर 100 एटम है, और 100 एटम है तो हमारी थ्योरी के हिसाब से क्या इसका हर एटम अपने आप में एक छोटा सा मैग्नेट है? यस, इसका हर एटम अपने आप में क्या है, एक छोटा सा एटम है। लेकिन फिर भी बिफोर मैग्नेटाइजेशन ये मैग्नेट होगा कि साधारण होगा? साधारण होगा। तो सवाल वही है कि बिफोर मैग्नेटाइजेशन ये साधारण क्यों था और बाद में ये मैग्नेट क्यों बन गया? उसका जवाब बुक्स में लिखा हुआ है कि जो फेरो मटेरियल होते हैं उनके एटम्स के बीच में स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है। स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है, इसलिए जो जो डाइपोल सेम डायरेक्शन में होते हैं वो मिलकर के ग्रुप या समूह बना लेते हैं, और उस ग्रुप या समूह का नाम होता है डोमेन। फिर सुन लीजिए, फेरो में एटम्स के बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है। उसकी वजह से जो जो डाइपोल सेम डायरेक्शन में होते हैं वो मिलकर के ग्रुप या समूह बना लेते हैं, जिसका नाम होता है डोमेन। क्या मतलब, ये देखिए। ये देखिए, आप देख रहे हैं यहां पर क्या चल रहा है। यहां पर तो हर इंडिविजुअल एटम, हर इंडिविजुअल डायपोल अलग अलग बिखरा हुआ था। यहाँ क्या चल रहा है, इंडिविजुअल या ग्रुपिज्म चल रहा है? ग्रुपिज्म चल रहा है। एक जो जो डायपोल बिल्कुल सेम डायरेक्शन में थे उन्होंने मिलकर क्या बना लिया, ग्रुप बना लिया। और जो अलग अलग ग्रुप जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, इसका टेक्निकल नाम क्या होता है, डोमेन। सिंपल नाम तो क्या हो गया, ग्रुप, और टेक्निकल नाम क्या है इसका, डोमेन। तो कहने का मतलब फेरो मटेरियल में क्या कल्चर चलता है, डोमेन कल्चर चलता है, ग्रुपिज्म चलता है, इस तरह का फॉर्मेशन चलता है। अब आप मुझे बताइए हर डायपोल का मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, नॉन जीरो। एक डोमेन के जितने भी डाइपोल हैं वो भी सेम डायरेक्शन में है तो उनका भी मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, नॉन जीरो। लेकिन सारे डोमेन क्या रेंडमली ओरिएंटेड हैं? यस, इसलिए आज भी एम नेट कितना रहेगा, जीरो। तो बताइए बिफोर मैग्नेटाइजेशन करने के पहले फेरो मटेरियल की रोड मैग्नेट है कि साधारण मटेरियल है? साधारण मटेरियल, अभी ये मैग्नेट नहीं है, क्योंकि सारे के सारे जो डोमेन थे वो अलाइंड थे या रैंडम थे? सारे सारे डोमेन रैंडमली ओरिएंटेड थे, इसीलिए
इतने सारे मैग्नेट इसके अंदर होने के बावजूद भी ये ओवरऑल रोड मैग्नेट है कि नहीं है? ये अभी मैग्नेट नहीं है। अब आपने कहा यार इसको मैग्नेट बनाओ, तो मैग्नेट बनाने के लिए मुझे इसके ऊपर एक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा। ये देखिए मैंने इसके ऊपर फील्ड अप्लाई कर दिया, वही आपका एच या बी नोट जो आप बोला करते थे। फील्ड अप्लाई कर दिया तो आप सबको पता है फील्ड डाइपोल को डिस्टर्ब रखेगा या अलाइन कर देगा। हम लोग पढ़ते हैं इस पूरे टॉपिक के अंदर कि जब भी किसी डाइपोल को हम फील्ड में रखते हैं या जब भी डाइपोल के ऊपर फील्ड अप्लाई करते हैं तो फील्ड डाइपोल को क्या करता है, अपनी डायरेक्शन में अलाइन करके छोड़ता है। तो अभी तो सब रैंडम थे, अब क्या होगा? क्या सब लोग परेड वाली पोजीशन में आ जाएंगे? यस, सब लोग बिल्कुल अलाइन हो जाएंगे। और अलाइन हो जाएंगे तो बताइए अब एमनेट जीरो की नॉन जीरो? नॉन जीरो। पहले ये साधारण मटेरियल था और आफ्टर मैग्नेटाइजेशन इसके अंदर एमनेट डेवलप हो गया है, तो अब ये रोड साधारण की मैग्नेट बन गया है, मैग्नेट बन गया है। तो आप समझिए पेरा में और फेरो में बेसिक फर्क किस बात का है? पेरा में हर डाइपोल इंडिविजुअल इंडिविजुअल बिखरा पड़ा था, यहाँ पर हर डाइपोल इंडिविजुअल इंडिविजुअल नहीं बिखरा होता है, बल्कि यहाँ क्या चल रहा है? ग्रुपिज्म चल रहा है, डोमेन कल्चर चल रहा है, इसको हम बोलते हैं डोमेन फॉर्मेशन। तो बच्चों अब आप समझ गए होंगे कि हम लोग क्या किया, हम लोगों ने इस टॉपिक में क्या पढ़ा। हम लोग एटम के लेवल पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लेवल पर अंदर जाकर के ये चेक करके आए हैं आखिर कोई मटेरियल फेरो क्यों होता है, आखिर कोई मटेरियल डाया या पेरा क्यों होता है, ये सब हमने एक्सप्लेन किया। और आपने देखा ये सब एक्सप्लेन करने के लिए मैंने किसका यूज किया है? क्या मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यूज किया है? इलेक्ट्रॉन दो तरह का मोशन कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन दो दो के पेयर में रहते हैं, ये सारी जानकारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यूज करके बनाई गई है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक एक्सप्लेनेशन ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर। ये सब आपको पता होना चाहिए, इनके ऊपर खूब क्वेश्चन है बुक्स में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ठीक है, चलिए ये भी खत्म करते हैं। अब अगर आपको ये सब समझ में आ गया तो फाइनल करिए, मुझे बताइए अगर मुझे मैग्नेट बनाना है तो मुझे कौन सा मटेरियल लेना चाहिए? डाया, पेरा या फेरो? ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे फेरो। डाया तो हल्का सा मैग्नेट बनेगा, वो भी अपोजिट पोलरिटी में। पेरा हल्का सा मैग्नेट बनेगा अलोंग अप्लाइड डायरेक्शन में। और फेरो हल्का मैग्नेट बनेगा कि बहुत बढ़िया मैग्नेट बनेगा? बहुत बढ़िया मैग्नेट बनेगा। तो बात तय हो गई अब है, अगर मुझे मैग्नेट बनाना है तो ऑब्वियसली मुझे कौन सा मटेरियल चूज करना चाहिए? फेरो। तो आज के बाद बात पक्की हो गई है, फॉर मेकिंग द मैग्नेट, मैग्नेट बनाने के लिए हमेशा कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है? फेरो मैग्नेटिक मटेरियल ही यूज किया जाता है, क्योंकि वही अच्छा मैग्नेट बनेगा। अब किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में एक स्टैंडर्ड कर्व होता है जिसको हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस कर्व। वो क्या है, उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है, वो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं हिस्टेरेसिस कर्व। चलिए हिस्टेरेसिस कर्व। हिस्टेरेसिस कर्व के अंदर बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन है जिसपे खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बनते हैं, थियोरेटिकल भी बनते हैं और न्यूमेरिकल भी बनते हैं। स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्टेरेसिस कर्व। सबसे पहली बात तो हमारी ये फाइनल हो चुकी है कि ये केवल किसके लिए बनता है? ओनली फॉर फेरो। जी हाँ, केवल किसके लिए बनता है? फेरो मटेरियल के लिए बनता है। और फेरो मटेरियल के लिए बनता है मतलब क्या? ये बेसिकली है क्या? इट इज आई वर्सेस एच कर्व, और यू कैन से दिस इज बी वर्सेस एच कर्व। जी हाँ, मैंने कल बताया था आपको कि किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए मुझे उसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? एच लगाना पड़ेगा। अप्लाइड वाज एच, देन इंड्यूस वाज आई। अप्लाइड को अगर बी नॉट बोल रहा था तो इंड्यूस वाज बी आई। तो आप यूं समझिए कि अगर मैं अप्लाइड और इंड्यूस में ग्राफ बना दूं, अप्लाइड और इंड्यूस में ग्राफ बना दूं तो उसको भी हिस्टेरेसिस कर्व बोलेंगे। और अगर मैं अप्लाइड और बी क्या था? अप्लाइड, इंड्यूस या नेट? नेट। तो मेक श्योर अगर मैं अप्लाइड और नेट में ग्राफ बना दूं तो उसको भी क्या बोला जाएगा? हिस्टेरेसिस कर्व। मेक श्योर अप्लाइड और इंड्यूस में ग्राफ बना दीजिए या अप्लाइड और नेट में ग्राफ बना दीजिए, दोनों को ही क्या बोला जाएगा? हिस्टेरेसिस कर्व बोला जाएगा। अब ये हिस्टेरेसिस कर्व कैसा होता है? साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ये कर्व बनाया हुआ है, मैं इस कर्व को यहां पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। बुक्स में जो कर्व मौजूद है वो इस तरह से है, पहले मैं ग्राफ बना देता हूं फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये देखिए यहाँ एच और यहाँ पे क्या ले लिया? आई। मैं आई और एच के ग्राफ से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान दें।
इस तरह का ग्राफ है, ये साइंटिफिक रिसर्च के बेस पर, एक्सपेरिमेंटल बेस पर बनाया ग्राफ है। इसमें क्या क्या जानकारी है? ये है ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी और यू। मैंने कुछ मार्किंग की है, मैं इसी मार्किंग के साथ सब कुछ आपको बोलने वाला हूं। ये इसका फ्लो है ग्राफ का। चलिए, ये एक्सपेरिमेंटल बेस पे बनाया हुआ ग्राफ है। मैं इस ग्राफ के बारे में दुनिया भर की इंफॉर्मेशन आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। हिस्टेरिसिस का इसको बोलते हैं। ओके, क्या मतलब है इसका, समझते हैं। जैसे मानिए, यहां तक दिख रहा है यादव? दिख रहा है? मैं दिख रहा हूँ? चलिए ध्यान दें। चलिए इधर देखिए, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए कोई फेरोमैग्नेटिक की रोड है, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की साधारण रोड है। आपने बोला इसको मैग्नेट बनाओ, तो इसको मैग्नेट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके ऊपर एच अप्लाई करना पड़ेगा। सो एच अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर इंडक्शन हो जाएगा, नहीं आई डेवलप हो जाएगा। साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, एच की वैल्यू को वो चेंज करते गए। एच की वैल्यू 0 से लिया, 0 से बढ़ाना शुरू किया। एच का वैल्यू 1, 2, 5, 10, 15, 20 बढ़ाते गए। तो उन्होंने अलग अलग एच के लिए उनको जो आई मिला उसका उन्होंने मेजरमेंट कर लिया और आई और एच में ग्राफ बना दिया। आई और एच में उन्होंने ग्राफ बना दिया। इस ग्राफ को क्या बोलते हैं? हिस्टेरिसिस कर्व बोलते हैं। मैं अपने हिसाब से कुछ डेटा बोलूंगा जस्ट समझाने के लिए, ये रियल डेटा नहीं, जैसे एक मैसेज देने के लिए। ठीक है, आइए, क्या क्या पता लग रहा है। शुरुआत में जब एच 0 था तो उस टाइम पे आई भी कितना था? 0 था। यानी कि ग्राफ की शुरुआत कहां से हो रही? ओ से। और देखिए ग्राफ का एरो का फ्लो देखिए, ग्राफ कैसे मूव कर रहा है। ओ से पी, पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस, एस से टी और टी से यू, और फिर यू से वापस कहां जा रहा है? पी जा रहा है। कैसे जाएगा मैं समझाता हूं। शुरुआत में आप देखिए एच वाज 0, तो आई भी कितना था? 0 था। यानी कि नो अप्लाइड फील्ड, सो नो इंडक्शन। उन्होंने एच की वैल्यू को बढ़ाना शुरू किया। मान लेते हैं एच की वैल्यू को 2 किया, 4 किया, 5 किया, 8 किया, 10 किया, तो क्या पाया? ज्यादा ज्यादा एच तो आई भी ज्यादा, और ज्यादा एच आई भी और ज्यादा, और ज्यादा एच आई भी और ज्यादा। दोनों वो अपना एच बढ़ाते गए तो क्या हुआ? इंडक्शन भी बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। वो भी एच बढ़ाते गए, इंडक्शन भी बढ़ता गया, बढ़ता गया। लेकिन करते करते मान लीजिए एच की वैल्यू 20 पर, अपने मन से बोल रहा हूँ, रियल डेटा नहीं है, ऐसा करते करते मान लीजिए एच बराबर 20 तक, तो ऐसा हुआ कि जब उन्होंने एच को बढ़ाया तो आई बढ़ता गया। एच बराबर 20 के बाद मान लीजिए उन्होंने एच की वैल्यू 21 या 22 किया, उसके बाद फर्दर आई नहीं बढ़ा, यानी और इंडक्शन और डेवलपमेंट नहीं हुआ। एच बराबर 20 तक तो क्या हो गया? डेवलपमेंट होता रहा, होता रहा, होता रहा। एच की वैल्यू 21 और 22 किया तो और डेवलपमेंट नहीं हुआ। इसका मतलब क्या मैं बोल दूं एच बराबर 20 पर फुल मैग्नेटाइजेशन हो गया है? यस, सैचुरेशन स्टेट आ गया है, फुल मैग्नेटाइजेशन हो गया है। तो हम बोल सकते हैं पी पॉइंट क्या हो गया? बेसिकली दिस इज फुल मैग्नेटाइजेशन। क्या हो गया? ये फुल मैग्नेटाइजेशन। सही बात है, क्योंकि अगर मैं इसके बाद और ज्यादा फील्ड अप्लाई कर भी रहा हूं तो और ज्यादा इंडक्शन होने को तैयार नहीं है। यानी जितना इंडक्शन होना था, जितना डेवलपमेंट होना था, हो चुका। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं? दिस इज फुल मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, फुल मैग्नेटाइजेशन हो गया। यहां पर आपका मटेरियल फुल मैग्नेट बन गया। अब मान लीजिए आपने मेरे को बोला कि नहीं नहीं, आप तो इसको वापस से खाली कर दो, डीमैग्नेटाइज कर दो। डीमैग्नेटाइज मतलब पूरा साधारण कर दो। तो मैंने क्या सोचा कि मैंने एच लगाया तो उसकी वजह से इनके अंदर मैग्नेट बन गया। तो मैं अपना एच धीरे धीरे वापस लेता हूँ, एच की वैल्यू में धीरे धीरे कम कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं एच की वैल्यू घटाते घटाते 0 करूंगा तो मटेरियल का जो आई है वो भी घटते घटते 0 हो जाएगा, तो आपका मटेरियल साधारण हो जाएगा, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। नोटिस करिए, एच की वैल्यू ग्राफ पीछे जा रहा है, एच की वैल्यू 20 से नीचे उतार रहे हैं। एच की वैल्यू क्या? 18, 15, 12। एच की वैल्यू कम 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 तो आई की वैल्यू भी कम कम कम। एच की वैल्यू और कम, आई की वैल्यू और कम। मैं एच की वैल्यू घटाते घटाते 0 ले आया। आई की वैल्यू 0 हुई या बची रह गई? बची रह गई। आप देख रहे हैं, मैं एच की वैल्यू घटाते घटाते 0 ले आया, लेकिन आई की वैल्यू कम तो हुई, लेकिन एच की वैल्यू 0 कर देने के बाद भी आई की वैल्यू 0 नहीं हुई है। क्या मेरी रोड में थोड़ा सा इंडक्शन, क्या थोड़ा सा मैग्नेटिज्म बचा हुआ रह गया? यस, मेरी रोड में आई बराबर 0 नहीं हुआ है, मेरी रोड में थोड़ा सा इंडक्शन, थोड़ा सा मैग्नेटिज्म बचा हुआ रह गया है। इसको मैं ओक्यू से यहाँ पे दिखा रखा है। इसको हम बोलते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, या हम इसको बोलते हैं रिटेंटिविटी। अभी मैं लिखवा दूंगा, क्या बोलते हैं इसको? रेजिडुअल मैग्नेटिज्म या रिटेंटिविटी इसको बोलते हैं। तो बताइए मुझे, क्यू पर, क्यू पर कंप्लीट डीमैग्नेटाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ? क्यू पर कंप्लीट डीमैग्नेटाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि अभी आप पूरा खाली हो कि अभी भी मटेरियल, अभी भी मैग्नेटिज्म बचा हुआ है, अभी बचा हुआ है। तो एच बराबर 0 पर भी आप पूरा खाली नहीं हुए, लेकिन आपकी जिद है नहीं पूरा खाली करो। तो पूरा खाली करो तो हमने क्या किया? एच बराबर 0 का हमने अपोजिट डायरेक्शन में एच लगाना शुरू किया, यानी एच बराबर 0 पे खाली नहीं हुए तो एच की वैल्यू -1, -2, -3 किया, क्योंकि हमें तो पूरा खाली करना है। तो क्या पाया?
जब अपोजिट एच लगाया तो वही तुम्हारा आई का वैल्यू कम होता गया। और मान लीजिए एच की वैल्यू -5 पे, एच की वैल्यू -5 पे आई घटते घटते कितना हो गया 0। तो आई 0 हो गया, क्या कंप्लीट डिमैग्नेटाइजेशन हो गया है? यस। कंप्लीट खाली कहां पे हुए हो, क्यू पे या आर पे? आर पे कंप्लीट डिमैग्नेटाइजेशन हुआ है। और कंप्लीट डिमैग्नेटाइजेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ा, अप्लाइड फील्ड 0 करना पड़ा या अपोजिट एच लगाना पड़ा? अपोजिट एच लगाना पड़ा। और जो अपोजिट एच मुझे लगाना पड़ा फॉर कंप्लीट डीमैग्नेटाइजेशन, उसी अपोजिट एच को बोलते हैं कोर्सिविटी। क्या बोलेंगे? कोर्सिविटी। अभी मैं लिखवा दूंगा। तो मान लीजिए एच की वैल्यू -5 पे आप पूरा खाली हुए, तो ये जो -5 है, जो 5 है, ये क्या हो जाएगा, कोर्सिविटी का वैल्यू हो जाएगा। और आइए, एच की वैल्यू -5 पे आपका मटेरियल पूरा खाली हो गया। मान लीजिए मैं रुका नहीं, मैंने एच की वैल्यू -5 के आगे बढ़ा दी, एच की वैल्यू मैंने -6, -10, -15 कर दी। तो मैंने क्या देखा, क्या अपोजिट डायरेक्शन में आई डेवलपमेंट शुरू हो गया? यस। आई की वैल्यू 0 के बाद क्या होने लग गई? अगर मैंने एच को -6, -10, -15 किया, ठीक क्या हो गया, आई है कि माइनस आई है? माइनस आई। क्या मैं बोल दूं रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन शुरू हो गया? यस। रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन शुरू हो गया और वापस से वही एच बराबर -20 पे, अगर वहां एच बराबर +20 पे फुल मैग्नेटाइजेशन हुआ था, तो यहां पर भी एच बराबर -20 पे वापस से क्या हो गया, फुल मैग्नेटाइजेशन हो गया है। मगर ध्यान दीजिए, दिस वाज फुल मैग्नेटाइजेशन ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, दिस इज फुल मैग्नेटाइजेशन ऑफ रिवर्स डायरेक्शन। फुल मैग्नेटाइजेशन ऑफ रिवर्स डायरेक्शन। यहां वापस से आप फुल मैग्नेट बन गए हैं, लेकिन फॉरवर्ड पोलरिटी में नहीं, रिवर्स पोलरिटी में बन गए हैं। ठीक है, फुल मैग्नेटाइजेशन हो गया। फिर वही बात कि नहीं नहीं इसको खाली करो, खाली करो बोले तो मुझे मैग्नेट बनाना ही नहीं, मुझे तो साधारण मटेरियल चाहिए, तो क्या करूं मैं? एच बराबर -20 पे आप पूरा मैग्नेट बन गए थे, मैंने -20 को नीचे उतारना शुरू किया, -20 की बजाय -15, -12, -8, तो माइनस आई भी कम होता जा रहा है। करते करते जब मैंने माइनस इसको 0 कर दिया, तो माइनस आई 0 हुआ कि बचा रह गया? बचा रह गया। अगेन इस बार भी आपके अंदर मैग्नेटिज्म बचा रह गया, तो ये है रिटेंटिविटी। मेक श्योर ये भी रिटेंटिविटी है, ये भी रिटेंटिविटी है। इसको बोला जाएगा फॉरवर्ड रिटेंटिविटी, इसको बोला जाएगा रिवर्स रिटेंटिविटी। और ध्यान दीजिए दोनों वैल्यू बराबर होती है। मेरा ग्राफ तो शायद अच्छा नहीं बना है, अभी मैं लिखवाऊंगा कि जितना फॉरवर्ड रिटेंटिविटी होती है उतना ही रिवर्स रिटेंटिविटी भी होती है। यानी मैं लिखवाऊंगा कि ओ क्यू की वैल्यू और ओ टी की वैल्यू ठीक बराबर होती है। चलिए, तो बताइए मैंने माइनस इसको 0 कर दिया, तो भी कंप्लीट डिमैग्नेटाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, अभी भी थोड़ा सा बचा रह गया। आपने कहा नहीं नहीं कुछ भी करो, खाली करके दो। तो मैंने -h का उल्टा h लगाया। -h का उल्टा h क्या होगा, क्या +h? तो मैंने माइनस इसको 0 कर दिया। अब मैंने h को वापस फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाया, h की वैल्यू +1, +3, +5, +8 किया। करते करते यहां पर आपका क्या हो गया, क्या यहां पर -i की वैल्यू बिल्कुल 0 हो गई है? यस। यहां पर -i की वैल्यू 0 हो गई, तो बोलिए कंप्लीट डिमैग्नेटाइजेशन ऑफ रिवर्स डायरेक्शन कहां पे हुआ है, टी पर कि यू पर? कंप्लीट खाली कहां पे हुए हैं, यू पर हुए हैं। तो कंप्लीट खाली करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ा, क्या मुझे अपोजिट डायरेक्शन का एच लगाना पड़ा? यस। अगर वहां पर -5 पे आप पूरा खाली हुए, तो यहां पर भी +5 पे आप पूरा खाली होंगे। मेक श्योर ये था फॉरवर्ड कोर्सिविटी, ये है रिवर्स कोर्सिविटी, दोनों की वैल्यू बराबर होती है। अगर वो 5 था तो ये भी 5 है, अगर वो 3 था तो ये भी 3 रहेगा। चलिए मान लेते हैं एज बराबर +5 पे आप पूरा खाली हो गए, यहाँ पे आप कंप्लीट डिमैग्नेटाइज हो चुके हैं। एज बराबर +5 पर आप कंप्लीट डिमैग्नेटाइज हो चुके हैं। मैं रुका नहीं, मैं एच की वैल्यू को +5 से आगे बढ़ा दिया, +6, +8, +10 कर दिया तो क्या हो गया, क्या वापस फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपका मैग्नेटाइजेशन शुरू हो गया है? होते 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 वापस कहाँ पहुंच गए हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन के फुल मैग्नेटाइजेशन में पहुंच गए हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इसको रिप्रेजेंट करने वाले ग्राफ को हम क्या बोल रहे हैं, हिस्टेरेसिस कर्व। फिर सुन लीजिए, अब धीरे धीरे बोलता हूं क्या क्या हुआ। एक हिस्टेरेसिस कर्व किस बात को रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स वन साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डिमैग्नेटाइजेशन। फिर सुन लीजिए, इट रिप्रेजेंट्स वन साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डिमैग्नेटाइजेशन। वो बोले एक साइकिल में क्या क्या होता है, एक साइकिल में क्या क्या होता है? आइए, एक साइकिल में फॉरवर्ड का पूरा भरना, फॉरवर्ड का पूरा खाली करना, रिवर्स का पूरा भरना, रिवर्स का पूरा खाली करना, एंड अगेन फॉरवर्ड का पूरा भरना। दिस कंप्लीट प्रोसेस रिप्रेजेंट्स वन साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डिमैग्नेटाइजेशन, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय हिस्टेरेसिस कर्व। फिर सुन लें, एक हिस्टेरेसिस कर्व में या एक साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डिमैग्नेटाइजेशन में क्या क्या काम होता है? फॉरवर्ड का पूरा भरना, फॉरवर्ड का पूरा खाली होना, रिवर्स का पूरा भरना, रिवर्स का पूरा खाली होना, एंड अगेन फॉरवर्ड का पूरा भरना। दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड वन साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन।
और हिस्टेरेसिस कर्व इसी को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? और ये सब समझने के दौरान आपने को कुछ अच्छी अच्छी बातें पता लग गई है। ये क्या थी? फॉरवर्ड रिटेंटिविटी। ये क्या थी? रिवर्स रिटेंटिविटी। ये क्या था? फॉरवर्ड कोर्सिविटी। और ये क्या था? रिवर्स कोर्सिविटी। ये सब बातें हमें समझ में आनी चाहिए। आइए काम काम की बातें लिखते हैं सबसे पहले तो। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए एक शब्द हमारे पास आया था, रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी या बोल दे रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। रिटेंटिविटी या रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, क्यों? यही है ना रिटेंटिविटी या रेजिडुअल। बोलिए क्या हो गया ये? क्या बोल दूं कि रिमेनिंग आई व्हेन h बराबर 0? क्यों? सही बात है। h बराबर 0 कर देने के बाद भी आपके अंदर रिमेनिंग मैग्नेटिज्म कितना बचा? क्या वही है आपका रेजिडुअल मैग्नेटिज्म? यस, एक बात। दूसरी बात आपको नोटिस करनी चाहिए, यस, फॉरवर्ड रिटेंटिविटी बराबर रिवर्स रिटेंटिविटी। फॉरवर्ड रिटेंटिविटी बराबर रिवर्स रिटेंटिविटी। सही बात है। फॉरवर्ड रिटेंटिविटी कितनी है? OQ एंड दैट इज इक्वल टू OT। क्लियर है सबको? और आइए, एक शब्द था कोर्सिविटी। कोर्सिविटी, ठीक है। कोर्सिविटी, कोर्सिविटी क्या देख रहे हैं हम लोग? कंप्लीट डिमेग्नेटाइजेशन करने के लिए मुझे जो अपोजिट फील्ड अप्लाई करना पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोर्सिविटी। तो ये क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड ऑपोजिट फील्ड फॉर मेकिंग आई बराबर 0। सही बात है। फॉर मेकिंग आई बराबर 0 यानी कंप्लीट खाली करने के लिए जो अपोजिट फील्ड लगाना पड़ता है उसको क्या बोल रहे हैं? कोर्सिविटी। फिर वही बात है, फॉरवर्ड कोर्सिविटी दैट इज इक्वल टू रिवर्स कोर्सिविटी। फॉरवर्ड कोर्सिविटी की वैल्यू कितनी है? OR। और रिवर्स कोर्सिविटी की वैल्यू कितनी है? OU। पता लग रहा है सबको? ये कोर्सिविटी हो जाएगा। और ध्यान दें ये भी हो जाएगा हमारे पास। और ध्यान दें, आप देख रहे हैं कि अंदर अंदर प्रोसेस क्या चल रहा होगा। जब हम लोग इसको मैग्नेटाइज और डिमैग्नेटाइज कर रहे हैं तो हो क्या रहा होगा? जब आपने इसको मैग्नेटाइज किया होगा तो अंदर जो डाइपोल थे क्या वो अलाइन हो गए होंगे? अभी बताया था, अंदर डाइपोल अलाइन हो गए होंगे, मैग्नेटाइज हो गया। जब आपने इसको डीमैग्नेटाइज किया तो डाइपोल अलाइन हो गए होंगे कि बिखर गए होंगे? बिखर गए होंगे। तो अंदर क्या चल रहा है इस प्रोसेस के दौरान? अंदर क्या चल रहा है? लगातार डाइपोल अरेंज हो रहे हैं, फिर बिखर रहे हैं, फिर अरेंज हो रहे हैं, फिर बिखर रहे हैं, फिर अरेंज हो रहे हैं, फिर बिखर रहे हैं। तो हो क्या रहा है? डाइपोल रेस्ट में कि लगातार मूव कर रहे हैं? लगातार मूव कर रहे हैं। और अगर डाइपोल लगातार मूव कर रहे हैं, अरेंज होना बिखरना, अरेंज होना बिखरना, तो बोलिए अंदर क्या थर्मल एजिटेशन की वजह से हीट बन जाएगी? यस, इस रोड के अंदर थर्मल एजिटेशन की वजह से लगातार डाइपोल का जमना बिखरना, अंदर टेम्परेचर यानी कि हीट डेवलप हो जाएगी। और हीट डेवलप हो जाएगी, हिस्टेरेसिस प्रोसेस के दौरान जो हीट डेवलप होती है उसको बोलते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। क्या बोलते हैं उसको? हिस्टेरेसिस लॉस बोलते हैं। हिस्टेरेसिस लॉस, यस। तो कहने का मतलब मैग्नेटाइजेशन और डिमैग्नेटाइजेशन प्रोसेस के दौरान हमारी रोड में जो हीट डेवलप होती है उसको क्या बोलते हैं? हिस्टेरेसिस लॉस बोलते हैं। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। आइए, क्या फॉर्मूला है इसका? ध्यान दीजिए। हीट जो बनेगी वो कितनी बनेगी? दैट इज सिंपली वांट। एक जनरल फॉर्मूला याद करिए, वांट, जिससे सारे सवाल हो जाएंगे। वांट में बता देता हूं कौन सी चीज क्या है, सब समझ में आ जाएगा आपको। यस, हीट लॉस कितना हो रहा है? हीट लॉस वांट। वांट में हर चीज को पहचान लें। V क्या है यहां पर? वॉल्यूम ऑफ रोड। जिस रोड पे आप स्टडी कर रहे हैं वो क्या है? V फॉर वॉल्यूम ऑफ रोड। A है एरिया ऑफ BH कर्व। जी हाँ, हिस्टेरेसिस कर्व में जो अगर मैं B और H के ग्राफ का एरिया बोलूं, IH ग्राफ का नहीं, BH ग्राफ का जो मैं एरिया बोलूंगा वो क्या हो गया? A फॉर एरिया। N क्या है यहाँ पर? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी वही अपना हर्ट्ज में रहेगी, साइकिल पर सेकंड में। और T क्या है यहाँ पर? टाइम इन सेकंड्स। टाइम इन सेकंड्स। तो जब भी हमें कोई न्यूमेरिकल करवाना होगा तो हम आपको सारी डिटेल दे देंगे, और जो डिटेल आपको दी जाएंगी उन डिटेल को यूज करके आप न्यूमेरिकल मैनेज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला हो गया? ये अपना वांट वाला फॉर्मूला हो जाएगा। ध्यान दीजिए, जो वांट वाला फॉर्मूला आप पढ़ रहे हैं इसमें जैसा कहा जाए वैसा काम आपको करना है। क्या मतलब? समझिए इसको। आइए, अगर मैंने कहा कि बताइए T सेकंड में कितना हीट लॉस हुआ है, आंसर वांट। मैंने कहा 1 सेकंड में कितना हीट लॉस हुआ है, आंसर वांट नहीं होगा, आंसर होगा 1।
अगर मैंने कहा एक साइकिल में कितना हीट लॉस हुआ है, आंसर होगा वाह। और अगर मैंने कहा हीट लॉस इन वन साइकिल फॉर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रॉड, यूनिट वॉल्यूम ऑफ रॉड वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर सुन लीजिए, जितना कहा जाए उतना कैलकुलेट करना है। जनरलाइज फॉर्मूला क्या है, वांट, हीट लॉस का जनरलाइज फॉर्मूला वांट। टी सेकंड में हीट लॉस बताइए, वांट। 1 सेकंड में हीट लॉस बताइए, 1। और 1 सेकंड में क्योंकि फ्रीक्वेंसी एन है, एन का मतलब क्या हो गया, एन साइकिल पर सेकंड। तो 1 सेकंड में यानी कि एन साइकिल में इतना हीट लॉस है। तो अगर मैंने कहा 1 सेकंड में नहीं, 1 साइकिल का हीट लॉस बताइए, तो क्या होगा, वाह। एंड दिस इज हीट लॉस फॉर 1 साइकिल फॉर कंप्लीट रोड। अगर मैंने कहा हीट लॉस फॉर 1 साइकिल फॉर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रोड बताइए, तो वी भी छुप जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ध्यान दें बच्चों, आपसे क्वेश्चन में जिस तरह की लैंग्वेज कही जाए अकॉर्डिंगली आपको काम करना है। और इस तरह से मैंने हीट का जनरलाइज फॉर्मूला बता दिया, वांट। आपसे जो पूछा जाए वो आपको करना पड़ेगा, कर सकते हैं। और हाँ, आप जानते हैं ना, हीट बनेगी तो बोलिए रोड ठंडी रहेगी या गर्म होगी, गर्म होगी। अगर हीट बनेगी तो रोड गर्म होगी, और गर्म होगी तो उसका टेम्परेचर चेंज होगा। तो कभी कभी वो हमसे हीट लॉस पूछने के बजाय रोड में टेम्परेचर चेंज पूछ सकता है। तो आपको क्या करना है, इस हीट को, इस हीट को, किसको, हीट को किसके बराबर कर देना है, क्या एम एस डेल्टा थीटा के बराबर कर देंगे। और एम एस डेल्टा थीटा के बराबर कर देंगे तो ऑब्वियसली कई बार तो हम हीट पूछेंगे, कई बार हम क्या पूछेंगे आपसे, टेम्परेचर राइज या कितना टेम्परेचर बढ़ा, ये पूछेंगे। तो आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये था फॉर्मूला किसके बारे में, हिस्टेरेसिस लॉस के बारे में। तो बच्चों ये था हमारे पास हिस्टेरेसिस कर्व के बारे में। आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा। क्या क्या सीखा हम लोगों ने, हिस्टेरेसिस कर्व किसके लिए बनता है, सबके लिए या केवल फेरो के लिए, केवल फेरो के लिए बनता है, सबके लिए नहीं बनता है। ये कर्व किस किस के बीच में है, ये कर्व आई वर्सेस एच बी है, और यही कर्व बी वर्सेस एच बी है। कर्व ऐसा एकदम चिड़िया जैसा कर्व है। इस कर्व को पढ़ते पढ़ते दो बातें पता लग गई, हर फेरो के अंदर कुछ ना कुछ रिटेंटिविटी होती है, और हर फेरो के अंदर कुछ ना कुछ कोर्सिविटी होती है, ये हमें पता लग गया, ठीक है। फॉरवर्ड कोर्सिविटी और रिवर्स कोर्सिविटी बराबर होती है, फॉरवर्ड रिटेंटिविटी और रिवर्स रिटेंटिविटी भी बराबर होती है। जब हम लोग ये मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन का प्रोसेस कर रहे होते हैं, डायपोल का जमना बिखरना, अंदर हीट बन जाती है, उसको हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। जनरलाइज फॉर्मूला इज वांट। अगर कितना टेम्परेचर बनेगा या टेम्परेचर में कितना चेंज होगा जानना है तो क्या करेंगे, वांट को एम एस डेल्टा थीटा से इक्वेट कर देंगे। ये था हिस्टेरेसिस लूप के बारे में सारी जानकारी। चलिए, है दूसरी क्लास, पीएस सर की क्लास है, नहीं है, उनको पूछो ना, मैं पूछता हूँ, रुको। ये सब होता है हिस्टेरेसिस कर्व के बारे में। तो हमने देखा कि फेरो मटेरियल जो थे
उसमें रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी नाम का प्रॉपर्टी था, हर एक फेरो में होता है। तो कोर्सिविटी के बिहाफ पर फेरो मटेरियल को फर्दर दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक होता है सॉफ्ट फेरो, एक होता है हार्ड फेरो। अकॉर्डिंग टू कोर्सिविटी, अकॉर्डिंग टू कोर्सिविटी फेरो दो टाइप, एक होता है सॉफ्ट फेरो, एक होता है हार्ड फेरो। ठीक है, कंपेरिजन कर लेते हैं इनका, सॉफ्ट फेरो एंड हार्ड फेरो। ध्यान दीजिए, जो इनका जो बंटवारा किया गया उसका आधार क्या है, कोर्सिविटी। कारण जिसकी कोर्सिविटी कम होगी क्या उसको खाली करना आसान होगा? कोर्सिविटी क्या था, पूरा खाली करने के लिए लिखा अप्लाई किया गया अपोजिट एच। तो किसी की कोर्सिविटी कम है तो उसको खाली करना आसान होगा, और जिसकी कोर्सिविटी ज्यादा है तो उसको खाली करना मुश्किल यानी कि हार्ड होगा। यस, तो मेक श्योर, सीधा सीधा नाम है, सॉफ्ट और हार्ड किस बेस पे नाम दिए गए हैं, कोर्सिविटी। जिसकी कोर्सिविटी कम है उसको खाली करना आसान, सॉफ्ट। जिसकी कोर्सिविटी ज्यादा है उसको खाली करना मुश्किल यानी कि हार्ड। तो अगर मोटा मोटा डिफरेंस देखें तो एक सवाल ये भी है बुक में कि ये बंटवारा किसके आधार पे किया गया, ये बंटवारा सिर्फ और सिर्फ कोर्सिविटी के आधार पे किया गया। एक बात, अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो सॉफ्ट में दोनों चीजें कम कम होती हैं और हार्ड में दोनों चीजें ज्यादा ज्यादा होती हैं। मतलब सॉफ्ट में लो कोर्सिविटी और लो रिटेंटिविटी, इसमें दोनों चीजें ज्यादा ज्यादा, हाई कोर्सिविटी और हाई रिटेंटिविटी। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, ऑब्वियसली इसमें कोर्सिविटी और रिटेंटिविटी दोनों कम है, तो बोलिए बीएच ग्राफ का एरिया भी क्या कम हो जाएगा? यस, लो बीएच एरिया, बीएच ग्राफ का एरिया भी कम हो जाएगा, क्योंकि कोर्सिविटी भी कम है और रिटेंटिविटी भी कम है, तो बीएच ग्राफ का जो एरिया आएगा वो कंपैरेटिवली क्या आएगा, कम आएगा। इसमें क्या आएगा, हाई बीएच एरिया, हाई बीएच एरिया। ठीक बात है। अगर हम एग्जाम्पल की बात, अच्छा इसको कहां यूज करते हैं, यूज फॉर टेम्परेरी मैग्नेट, टेम्परेरी मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड ट्रांसफॉर्मर कोर, ट्रांसफॉर्मर कोर। जी हाँ, सॉफ्ट फेरो मटेरियल के तीन काम है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में यूज करते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट बनाने में यूज करते हैं, और ट्रांसफॉर्मर कोर, ट्रांसफॉर्मर का जो कोर होता है ना, फ्रेम, वो बनाने में काम में लेते हैं। इस वाले को कहां काम में लेते हैं, यूज फॉर परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट बनाने में इसको यूज करते हैं। जी हाँ, तो इनके डिफरेंस है, तो कभी कभी इनके ऊपर भी थियोरेटिकल क्वेश्चन हो सकता है, तो ये बिहेवियर, ये प्रॉपर्टीज आपको याद ही करनी है ताकि आप लोग जो भी थियोरेटिकल क्वेश्चन होगा उसको रिप्लाई कर सकते हैं ना। इसमें सारी जानकारी आ गई है, दोनों चीजें कम कम और दोनों चीजें ज्यादा ज्यादा, ये आ जाएगा। क्लियर? एक होता है फिनोमिना मैग्नेटिक शील्डिंग, मैग्नेटिक शील्डिंग। ध्यान दीजिए कि जो सॉफ्ट आयरन है, सॉफ्ट आयरन, इसका जो म्यूआर होता है बच्चों, ये काफी हाई होता है, 2000 के आसपास। मैंने आपको म्यू का मीनिंग बताया था कल, मैंने बताया था कि जिस मेटल का म्यू जितना ज्यादा होगा वो खुद में से लाइंस को उतना ज्यादा पास करेगा। सही बात है। तो अगर दुनिया के सारे मटेरियल की लिस्ट बनाते हैं तो बेस्ट म्यू में नाम चलता है किसका, सॉफ्ट आयरन का। किसका नाम चल रहा है, सॉफ्ट आयरन का। अगर इसका म्यू बेस्ट है, हाईएस्ट है, तो इसका फिजिकल मीनिंग क्या हो गया, ये लाइंस को अपने में से मना करेगा कि गुजारने देगा, ये गुजारेगा कि मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। इसका म्यू तो बेस्ट है, तो ये चाहेगा अधिक से अधिक लाइंस इसमें से गुजरे। तो लाइंस अगर आसपास से भी जा रही होगी ना, तो उसको भी डाइवर्ट कर करके मोड़ मोड़ के खुद में से गुजारेगा। ये इसका बिहेवियर रहेगा, और बिहेवियर रहेगा तो इस पर डायग्राम वाला क्वेश्चन कैसे हो सकता है वो सुनिए। इस पर डायग्राम वाला क्वेश्चन कैसे हो सकता है, ये देखिए। मान लीजिए ये सॉफ्ट आयरन की बॉल है, सॉफ्ट आयरन की बॉल, इसमें कैविटी है। अगर मैंने इसको लाइन ऑफ फोर्स के रास्ते में रख दिया है, अगर मैं इसको लाइन ऑफ फोर्स के रास्ते में रख दिया है, लाइनों को मना करेगा कि वेलकम, वेलकम की मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। ये देखिए, ये लाइन इसमें जाना चाहती है, बिल्कुल जाइए, मोस्ट वेलकम। ये लाइन इसमें जाना चाहती है, बिल्कुल जाइए, लेकिन एक दिक्कत है, अगर लाइन सीधे जाएगी तो थोड़ी देर के लिए वैक्यूम में चली जाएगी, कैविटी में चली जाएगी।
और कैविटी में वैक्यूम का म्यू आर तो 1 होता है और इसका म्यू आर है 2000 टाइम। यानी कि ये लाइनों को लाइक कर रहा है कि बहुत तगड़ा लाइक कर रहा है, तगड़ा लाइक कर रहा है, तो इसकी टेंडेंसी है कि लाइन अधिक से अधिक इसी में रहनी चाहिए। तो क्या होगा, लाइन को मोड़ देगा लेकिन उधर उधर नहीं जाने देगा। देख रहे हैं, लाइन को सीधा जाने की बजाय क्या कर दिया, मोड़ दिया, लेकिन लाइन को खुद में से ही रखा, मटेरियल के अंदर में से लाइन को जाने दे रहा है, क्योंकि ये चाहता है कि इसका बेस्ट म्यू है तो लाइन अधिक से अधिक इसमें से गुजरे। ये लाइन इसमें जाना चाहती है, बिल्कुल सीधे जाने की बजाय क्या करेगा, उसको मोड़ देगा। लाइन इसमें जाना चाहती है, बिल्कुल, और देखिए ये लाइन तो इसके सीध में नहीं थी ना, इधर से जा रही थी, लेकिन मोड़ देगा, मोड़ देगा। लाइन तो आराम से जा सकती थी ना, मोड़ देगा लाइन को, तो इससे से लाइन जाए। तो आप समझ रहे हो क्या रहा है कि जो लाइन इसके सीधे में से जा रही थी उसको तो जाने ही दे रहा है, लेकिन जो लाइन अगल बगल से जा रही थी उसको भी मोड़ मोड़ के, घुमा घुमा के खुद में से पास कर रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि इसका मैग्नेटिक परमेबिलिटी बेस्ट है। इसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी बेस्ट, इसका मतलब क्या हो गया, इसकी टेंडेंसी कि लाइन अधिक से अधिक इसमें से गुजरे। तो इस तरह का डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपको रहेगा, तो आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। इस पूरे काम में अपना फायदा क्या हो गया, क्या आपने देखा ये जो कैविटी थी सॉफ्ट आयरन के अंदर, इसमें बाहर की कोई भी फील्ड लाइन एंटर नहीं कर पाई है। इसका मतलब ये जो स्पेस है, ये स्पेस, आई थिंक दिस स्पेस इज फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। दिस स्पेस इज फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। दुनिया का कोई भी मैग्नेटिक फील्ड सॉफ्ट आयरन के अंदर इस कैविटी में नहीं पहुंच पाया। तो क्या मैं इस जगह को मैग्नेटिक शील्डिंग के लिए यूज कर सकता हूं? यस। मैग्नेटिक शील्डिंग का मतलब क्या हो गया कि कोई चीज को मैग्नेटिक फील्ड से प्रोटेक्ट करना, कोई चीज को मैग्नेटिक फील्ड से बचाना, प्रोटेक्ट करना। तो एक क्वेश्चन बनता है कि मैग्नेटिक शील्डिंग के लिए कौन सा मटेरियल यूज करें और क्यों। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक शील्डिंग के लिए सॉफ्ट आयरन बॉक्स यूज किया जाए, सॉफ्ट आयरन बॉक्स यूज किया जाए। क्यों? बिकॉज इट इज हैविंग हाईएस्ट परमेबिलिटी। इसका मतलब क्या रहा, मैग्नेटिक शील्डिंग, सॉफ्ट आयरन बॉक्स आर यूज्ड, सॉफ्ट आयरन बॉक्स आर यूज्ड। क्लियर? क्योंकि सॉफ्ट आयरन बॉक्स के अंदर जो कैविटी होगी उसमें दुनिया का कोई भी फील्ड नहीं पहुंच पाएगा। तो अगर मैं, जैसे ये पेन है, अगर मैं इसको यहां रख देता हूं तो ये दुनिया के किसी भी मैग्नेटिक फील्ड से प्रोटेक्टेड रहेगा। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक शील्डिंग। चलिए, तो इस प्रकार से हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कंप्लीट कर लिया है। हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट तो पहले ही कंप्लीट कर चुके थे। मैग्नेटिज्म के अंदर भी मैंने आपको हर छोटी बड़ी बात से इंट्रोड्यूस करा दिया है। इट्स ऑल अबाउट मैग्नेटिज्म। थैंक यू।